क्विट सोशल मीडिया। बहुत सारा ना ग्लोरीफाइड हो गया है सोशल मीडिया पे कि बड़े लॉसेस लिया तो इट्स ओके। जो रिटेल है उनका माइंडसेट ही गलत है मार्केट को लेकर। अगर आप 10 साल के व्यू के लिए आओगे तो आप कभी भी अपना अकाउंट ब्लो नहीं करो। अगर कोई न्यू कमर मार्केट में आता है तो टेक्निकल एनालिसिस में उसे उसका जर्नी को कैसे प्लान आउट करना चाहिए, मतलब क्विट दिस पैशन माइंडसेट। जब आप पैशन माइंडसेट से आते हो ना, व्हाट यू से कि द वर्ल्ड ओज मी, द मार्केट ओज मी टू मेक प्रॉफिट। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड चेंज योर माइंडसेट टू। तो क्या हम आपसे कोई एक स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं जो आप काफ़ी समय से यूज़ कर रहे होंगे और ईजी होगी लोगों को, कोई चीज़ देख के शायद स्विंग ट्रेडिंग से वो स्टार्ट करें उनका जर्नी? द मोस्ट ईजीएस्ट, मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी विच आई हैव बीन यूजिंग लास्ट 15 साल से ऑलमोस्ट। बहुत सारे जन या बहुत सारे वीडियोज़ में यूट्यूब में मिल जाएगा कि अरे यहाँ पर आ गया तो ये बेच दो। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। हेलो, वेलकम गाइस, upsurge.club पे आपका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट है आशीष जी। आशीष जी एक सीए है, सीएस है, एलएलबी है, काफ़ी सारी इनके पास डिग्रीज़ है, पर ये काफ़ी समय से मार्केट में है। हम लोग इनको सीएनबीसी पे बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं, तो चलिए आज इनसे सीखते हैं, एक अच्छा सेटअप भी सीखेंगे, एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे और जानते हैं इनके बारे में कुछ। तो वेलकम आशीष जी। हाय करण, थैंक यू फॉर Hi. इनवाइटिंग मी। एक बेसिक आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि आपके इतने सारे कोर्सेज हुए, शायद मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाया है। तो आपने एग्जैक्टली क्या क्या किया है, कब से आप मार्केट में आए हो, कैसा आपका जर्नी रहा है मार्केट का? करण, ये जो पूरा कोर्सेज आपने डिस्क्राइब किया अभी, वो एक्चुअली एक मजबूरी थी। सीए करते समय, इनफैक्ट मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, साइंस लिया था 12th तक, और दिस इज़ वे बैक 99 में। और उसके बाद पुणे आया इंजीनियरिंग के लिए और रियलाइज़ हुआ कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो आई मूव टू कॉमर्स। क्राउड भी अच्छा था पुणे में कॉमर्स के कॉलेजेस में। फिर किसी ने बोला कि अरे कॉमर्स में सीए सबसे टफ होता है, तो मैं बोला चलो करना है, सीए करते हैं। तो मेरे घर वालों ने बोला अरे इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, तेरे से तो होगा नहीं। तो मैं बोला ठीक है, सीए नहीं होगा तो और मैं सीएस भी करूँगा, साथ में और 2 कोर्स करके दिखाता हूँ। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बट व्हेन आई वाज डूइंग सीए, तो आई रियलाइज कि अरे यार, ये ऑडिट और टैक्सेशन अपने बस की बात नहीं है। सो बीइंग थर्ड जनरेशन इनटू द मार्केट, स्टॉक मार्केट में मेरे दादाजी इन्वेस्टर थे, डैड इन्वेस्टर एंड एक्टिव ट्रेडर है। सो थर्ड जनरेशन इनटू द मार्केट, तो एक मार्केट से हमेशा एक पुल, एक लगाव था। आई हैव सीन विविडली हर्षद मेहता वाला स्कैम, आई रिमेंबर। कुछ इवेंट्स हुए थे उस समय घर में, तो उसके कारण याद है 99 में, जब 99 से लेके 2001 का जो बूम था और उसके बाद जो क्रैश हुआ मार्केट एक बार, तो उसका तो काफ़ी कुछ याद है मेरे को, क्योंकि माई डैड हैड ह्यूज टेक्स इन लॉट ऑफ कंपनीज उस समय। काफ़ी अच्छे मतलब पोजिशन थे उनके, और वो सब क्रैश हुए थे, तो वो काफ़ी अच्छे से आई रिमेंबर। तो मार्केट से एक हमेशा पुल था, तो इट वाज कि चलो वांटेड टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड। तो पता था कि सिर्फ सीए के बेसिस पे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं मिल सकती है। दैट आई रियलाइज। एंड इतना भी टाइम नहीं था कि एमबीए करो 2 साल, या उतनी दिमाग भी नहीं था कि आईएम्स जा सके। सो आई लाइक व्हाई नॉट टू डू सीएस, एलएलबी एंड सीएफपी एंड एफआरएम, सो दैट कोई एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मर्जर एंड एक्विजिशन में, मतलब काफ़ी सारे हो गए, सीएस भी है, एलएलबी भी है, एफआरएम भी हो, तो वो सब इसलिए था कि एक मर्जर एंड एक्विजिशन टीम में जगह मिल जाए। अच्छा। बट एज दे से डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान। जिस ईयर में पास आउट हुआ 2008, सबसे बड़ा वर्ल्ड का क्राइसिस था, लेमन ब्रदर्स जो डूब गई थी, 108 साल पुरानी बैंक, तो सारे हायरिंग फ्रीज हो गए थे। बट लकीली आई गॉट अ जॉब इनटू वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक में, जेपी मॉर्गन में। सो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। 700 जनों के इंटरव्यूज थे, उसमें से आई थिंक ओनली 6 ऑफ अस गॉट सेलेक्टेड। तो आपकी डिग्री ही देख के शायद जेपी मॉर्गन ने सोचा होगा। आई थिंक वो बहुत और नॉलेज, बहुत डिटर्मिनेशन था। मैं इकोनॉमिक टाइम्स बहुत पढ़ता था सुबह, तो उसका बहुत हेल्प हुआ इंटरव्यू क्रैक करने में, बिकॉज आई हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स रादर देन जस्ट द बुकिश नॉलेज। तो आई वाज एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू। So I worked there, then moved into JP तो आप Capital. क्या करे थे जेपी मॉर्गन में? I was an analyst, जो मिड रोल होता है, जहाँ हम म्यूचुअल फंड के नैव वैलिडेशन कर रहे थे।
म्यूचुअल फंड का डेटा आता था कि भाई आज उन्होंने कौन से स्टॉक खरीदे और फिर वो एनएवी पब्लिश होती है। तो जॉब भी आपने इसी फील्ड में स्टार्ट कर हाँ दिया हाँ, आई स्टार्टेड विथ माई दिस। तो वो मिड लेवल जो बोलते हैं ना, जैसे 3 लेवल होते हैं, एक फ्रंट एंड डेस्क, मिड जॉब एंड बैक एंड। बैक एंड। तो आई वाज इनटू मिड एंड। तो मिड एंड में आप जब डेटा देख रहे हो कि भाई आज किसी म्यूचुअल फंड ने कोई एक कंपनी में इतने स्टॉक्स खरीदे, देन यू गो एंड स्टडी क्या उसमें चार्ट पैटर्न्स बन रहे, क्या उसमें न्यूज़ थी। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट अलाउड टू ट्रेड, बट स्टडी तो कर सकते थे। सो उसके कारण इट हेल्प मी टू गेन द नॉलेज एंड आई गॉट अ जॉब इनटू द फ्रंट एंड ट्रेडिंग डेस्क। सो आई गॉट अ जॉब इनटू जेपी कैपिटल करके एक दिल्ली फर्म थी बहुत बड़ी। तो गॉट अ जॉब देयर। देयर वर 700+ ट्रेडर्स देयर दैट टाइम। जो हम आज प्रॉप या इक्विटी कर्ल देख रहे हैं, उस समय 2010 में जेपी स्टार्टेड दिस बेसिकली, and was a very big firm. So they had membership across the globe. So we were trading basically US markets. और US markets में भी we used to trade only spreads. तो Dow Jones and Copper के spreads बनाते थे, क्योंकि both are industrial products. Copper is an industrial product, Dow Jones is an industrial index. तो उनमें एक correlation होता था। तो उसको correlation covariance करके we used to trade that spread. Crude and copper में spread बनता था। क्रूड के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हीटिंग ऑयल, नैफ्टा, और उसमें एक स्प्रेड बनता था जिसे हम क्रैक स्प्रेड और फ्रैक स्प्रेड बोलते हैं। सो स्टार्टेड माय करियर विद स्प्रेड्स। तो जेपी मॉर्गन, फिर उसके बाद जेपी मॉर्गन, देन जेपी मॉर्गन के बाद जेपी कैपिटल, देन वेंट टू सिंगापुर फॉर ट्रेडिंग। तो आई वाज देयर फॉर 8-9 months इन सिंगापुर एंड समवेयर अराउंड 2011 में आई शिफ्टेड बैक टू पुणे टू स्टार्ट माय ओन। क्योंकि क्या होता है, आदमी जब पैसे अच्छे बन रहे होते हैं ना, तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा ख़राब होता है। पैसे काफ़ी अच्छे बन रहे थे 2011 में, मार्केट स्टेबलाइज हो गया था, मार्केट वाज बूमिंग, सो वी वर मेकिंग गुड मनी। तो रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, बॉस के लिए इतना बना रहे, खुद के लिए वी वर गेटिंग 1/10 ऑफ द सैलरी, उतना भी नहीं मिल रहा था। तो बोले यार, अगर समझ लो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मेरी सैलरी तो 10 रुपये से भी कम थी। बोले यार, हम तो 100 की जगह 20 भी कमाएंगे तो मेरी तो सैलरी डबल हो जाएगी। तो ये सब सोच के आई मूव्ड बैक टू इंडिया, स्टार्टेड विथ माय ओन ट्रेडिंग एंड एज द हर ट्रेडर के साथ जो होता है, डिस्पाइट मी बीइंग वेरी प्रॉफिटेबल एंड वेरी सक्सेसफुल इन द प्रॉप साइड, आई स्टार्टेड लूजिंग मनी। सो 2011 वाज द 1 year वेयर आई वाज लाइक लिटरली लूजिंग मनी जो ट्रेड लेता था। क्योंकि आप ट्रेडिंग इज आई ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, आई थिंक करंट ट्रेडिंग इज जस्ट अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। 70%, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मतलब मेरा तो ये मानना है कि 90% गेम जो है ना वो साइकोलॉजी का है। बट जस्ट फॉर द व्यूअर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, 70% गेम जो है साइकोलॉजी का है, और 30% ही जो गेम है वो स्ट्रैटेजी, आपका नॉलेज और इसका है। अगर मैं 90% बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे, लोग अभी ये पॉडकास्ट को देखना बंद कर देंगे। स्ट्रैटेजी क्यों सीख रही है? तो 30% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो आई एम वेरी श्योर। आपका पूरा नॉलेज मार्केट का जो भी है, आपका 30% ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, अगर वो सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनते हैं तो एक माइंडसेट डेवलप करते हैं अपना, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडर्स माइंडसेट, या उनका एक ट्रेडर्स माइंड फ्रेम बन जाता है। दैट व्हाट मेक्स देम सक्सेसफुल। तो आशीष, मुझे भी यही सेम क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग थोड़ा फंडामेंटल साइड पे थे, तो अभी सीए हो, प्लस आपके पास तो एडिशनल बहुत सारी डिग्रीज है, तो व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस? मतलब हम लोग चार्ट्स पे आ गए और आप भी चार्ट्स देख रहे हो और थोड़ा टेक्निकल साइड पे हो, मतलब प्रोबेबली वी आर सपोज टू बी एक्सपर्ट्स इन फंडामेंटल्स, थोड़ा लॉन्गर टर्म, बट हम लोग तो भी ट्रेडिंग, जब टेक्निकल्स की बात आती है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग की बात ज़्यादा होती है। तो व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन दिस टेक्निकल पार्ट? So as I said, I started with spreads, and spreads भी was a commodity spread, जैसे crude oil और के, तो वहाँ तो फंडामेंटल का भी काम नहीं आता है। तो I started my career with data, numbers and analytics. So आपका जर्नी चार्ट से चालू नहीं होते, डेटा से स्टार्ट हुआ थोड़ा? डेटा एंड चार्ट्स बोथ। ओके। क्योंकि वहाँ फंडामेंटल का, क्रूड में आपका फंडामेंटल का कुछ भी प्ले नहीं है। आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू है, स्प्रेड्स का व्यू है, आपका लॉन्ग टर्म में भी है, तो आप स्प्रेड्स के थ्रू ही कर रहे हो। यू आर ऑलवेज डेटा ड्रिवन डिसीजन ज़्यादा रहता है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट व्हाटएवर लर्निंग आई हैड मतलब आई डिड ऑन द जॉब। तो मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा पैसे तोड़ कर कभी सीखा नहीं है कि खुद का लॉस होकर, दैट वाज लक, आई से कि आई स्टार्टेड माय करियर इन अ प्रॉप साइड। तो हमेशा
और जो बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि डिस्पाइट मी बीइंग इन लॉस फर्स्ट ईयर, बट हमारा लॉस कभी ऐसा बहुत बड़ा नहीं था. इट वॉज स्मॉल लॉसेज. बिकॉज एक चीज़ समझ में आ गई थी प्रॉप डेस्क में जब काम कर रहे थे कि यहाँ पैसा बनता है, कि मार्केट में पैसा बनता है. मेरा नहीं बन रहा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मार्केट में पैसा बनता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टिक टू इट. जब आपका व्यू, और ये मेरे को ना, आई हैव टोल्ड इट मेनी अर प्लेसेस, मेनी अर टाइम्स, मेनी अर प्लेटफॉर्म्स पे, जो रिटेल है दे कम विद अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट. उनका माइंडसेट ही गलत है मार्केट को लेकर. दे कम विद अ माइंडसेट कि जैसे मार्केट उनके लिए इज लाइक थाईलैंड या एक गोवा का ट्रिप, एंड दे आर कमिंग हियर फॉर दैट एड्रेनालाइन रश या एक मजे के लिए. यू शुड कम हियर फॉर सीरियस बिजनेस, थिंकिंग इट्स अ 20-year बिजनेस, इट्स अ 10-year बिजनेस. अगर आप 10 साल के व्यू के लिए आओगे तो आप कभी भी अपना अकाउंट ब्लो नहीं करोगे. यू विल टेक स्मॉल लॉसेस, बट यू विल नेवर गोना डू कि जैसे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि बहुत सारा ना ग्लोरीफाइड हो गया है सोशल मीडिया पे कि बड़े लॉसेस लिया तो इट्स ओके, यू कैन बाउंस बैक. इट इज़ नॉट दैट ईजी टू बाउंस बैक. बहुत कम जन है जो बाउंस बैक कर पाते, एंड उनकी हम स्टोरी सोशल मीडिया पे सुनते. बहुत सारे जन बाउंस बैक नहीं कर पाते. सो अगर आपको ट्रेडिंग में बहुत सीरियसली बनना है तो सबसे पहले तो यू हैव टू हैव अ माइंडसेट जहाँ छोटे लॉसेस के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओ. बड़े लॉसेस के साथ यू शुड बी वेरी अनकंफर्टेबल. आपने काफ़ी पहले ही स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छा. फिर उसके बाद आपने क्या किया? तो उसके बाद 1-1.5 साल जब मार्केट इस्टेब्लिश, मैं नहीं अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था, तो आई डिड एवरीथिंग पॉसिबल अंडर द सन. तो आई डिड क्लासेस सीए के लिए, एक आध बैच वहाँ लिया. आई डिड सीए प्रैक्टिस, आई डिड ऑब्वियसली मार्केट एंड अदर बिजनेसेस ऑल्सो. थोड़े से घर के जो थोड़े बिजनेसेस थे उसमें भी ध्यान दे रहा था. आई डिड एवरीथिंग, बट फॉर्चुनेटली 1-1.5 साल में ट्रेडिंग स्टेबल हो गई थी, स्टार्ट मेकिंग मनी देयर. सो आई स्टॉप्ड एक एक करके सब कुछ. तो रिसेंटली फिर अभी आपका जर्नी कैसा है, मतलब? Yeah. So what did it 2011 we started that, but 2011 से almost 2017 तक I was managing my own funds. So there was not even a single money we were managing outside का. There was no public interaction because I have always worked on the prop side. तो रिटेल साइड में कभी कुछ प्रोडक्ट भी नहीं था, कोई एडवाइजरी भी नहीं थी, और मार्केट, स्टॉक मार्केट भी एज अ वाइडली एक्सेप्टेड नहीं था. Somewhere around 2017 I started doing कुछ friends and family को ऐसी advisory on a friendly note, non-commercial basis. So that worked very well. So then I thought to let's try it out, इसको थोड़ा सा commercially करने के लिए. Then I searched out कि क्या क्या relative licenses लगते हैं ऐसे, क्योंकि आप CA के डिग्री के बेसिस पे आप सिर्फ एडवाइस कर सकते हो, बेसिक जो सेबी अलाउ करती है कि आप इंडस्ट्री के बारे में या इंडेक्स के बारे में या ब्रॉडर इकोनॉमी के बारे में बोल सकते हो, बट आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हो. तो स्टॉक स्पेसिफिक के लिए यू हैव टू टेक लाइसेंसेज. I have my own software company also where we are making these algorithm trading platform. That's great. And that is there since 2011. 2011 से कंपनी established है, Quant Express Technologies, और हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं जो कि बड़े प्रॉप डेस्क हमारे क्लाइंट्स है. ओके. तो जितने बड़े प्रॉप डेस्क आप तो काफ़ी 1-2 जन के साथ एसोसिएटेड भी हो, सो दे आर ऑल्सो वन ऑफ आवर क्लाइंट्स. और जिनको भी कुछ एनालिटिकल कोई प्लेटफॉर्म यूज करना है, सो वी आर प्रॉब्ली द बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया राइट नाउ. तो ब्लिट्स करके हमारा प्लेटफॉर्म है, BLI. ग्रेट. तो मतलब आप मार्केट में सारे सेगमेंट्स में काम कर रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो एक्टिवली, प्लस अपने बाकी के भी चीज़ों पे थोड़ा फोकस रखा है, और सॉफ्टवेयर्स भी है. सो आई एम अ सेबी RA. हमने बीच में IA का भी लाइसेंस लिया था. वी थॉट ऑफ डूइंग आवर ओन AIF, बट वी स्टिक टू दैट कि भाई RA पे ही रुकते हैं और RA के रिलेटेड प्रीव्यू में जो काम है वो करते हैं, एंड देन वी आर सेलिंग द सॉफ्टवेयर ऑल्सो. ओके. तो फिलहाल तो शायद आप ऑन एयर भी होते हो, काफ़ी सारे लोगों ने आपको देखा होगा, तो आपके शोज आते हैं और आप काफ़ी फेमस हो, मतलब ऑन एयर की आपकी एडवाइस की वजह से. कितना टफ होता है ये सब, क्योंकि आपको एक मुझे लगता है वापस स्टडी करना पड़ता है. एक ट्रेडर को तो हमेशा ये जर्नी से जाना ही पड़ता है कि कल मुझे क्या काम करना है. तो क्या वो प्रिपेयर्डनेस आज भी आपकी है? आपको कितना उतना ही मेहनत करना पड़ता है? क्योंकि हम लोग तो बहुत इजीली दिखते हैं कि आप सुबह आए और आपने एक एडवाइस दिया और फिर वो चलता है, फिर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको. नहीं, I'll say this word what you use, not toughness, it's very relative or it's very subjective also. अगर आपका मन नहीं है कुछ काम करने में, जैसे अभी अगर सपोज मेरा मन नहीं है पढ़ाई करने में, या if I'm not, I don't want to study geography,
और आप मेरे को बैठा दोगे तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. बट इफ आई लव टू स्टडी मैथ्स या म्यूजिक, तो आप मेरे को 10 घंटा भी बैठा दो तो इट बिकम्स वेरी इजी. सो फॉर मी इवन आई से जब वो बैड फेज चल रहा था, जब लॉसेस भी हो रहे थे, देन ऑल्सो आई एंजॉयड इट. ऐसा कभी पेन नहीं लगा कि अरे मार्केट पैसा नहीं आ रहा है. तो अभी भी व्हेन आई डू माई स्टडी आई कम ऑफिस एवरी डे 7 o'clock एंड टिल नाइट वी आर ऑलवेज एटलीस्ट मोबाइल पे या लैपटॉप पे कहीं ना कहीं चार्ट्स या मार्केट के ऊपर पढ़ रहे होते हैं. तो कभी इट इज नेवर अ पेन. Never a pain because I love and passion towards. I'll say passion is a overrated word. It's absolutely overrated word because जब आप वो एक mindset होता है, as I say I work a lot on my mindset. जब आप वो passion mindset से आते हो ना, in fact there's a very good book of Cal Newport कि उसमें उसने specifically बोला है कि quit this passion mindset. जब आप passion mindset से आते हो ना, what do you say कि the world owes me. I am passionate, so the world owes me. The market owes me to make profit. Instead of that, you should change your mindset to a craftsman mindset. जैसे आप क्राफ्टमैन या पेंटर कभी नहीं बोलेगा अरे ये मेरी बेस्ट पेंटिंग है, इसके बाद मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा, यू नो. और या मैंने वाटर कलर सीख लिया तो अब मैं कोई दूसरा कलर या दूसरा आर्ट फॉर्म नहीं सीखूंगा. ही विल बी ऑलवेज इंक्यूजिट या क्यूरियस. उसको ये सीख लिया तो और कुछ क्या करूं, मैंने अगर ये पेंटिंग बना ली तो इसके बाद मेरी नेक्स्ट पेंटिंग शुड बी बेटर देन दिस. वो हमेशा ये माइंडसेट से रहता है. सो आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ टू बी ऑफ अ क्राफ्टमैन माइंडसेट, जहाँ इट्स माई क्राफ्ट, इट्स माई आर्ट, इट्स माई पैशन, द चार्ट्स इज माई आर्ट. तो आई ऑलवेज वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई एम लर्निंग मोर थिंग्स. आई एम गेटिंग मोर आइडियाज फ्रॉम द मार्केट. आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीवन एवरी टाइम. अगर कोई न्यू कमर मार्केट में आता है तो टेक्निकल एनालिसिस में उसे उसका जर्नी को कैसे प्लान आउट करना चाहिए, मतलब कैसे उसने फेज आउट मैनर में जाना चाहिए. आजकल क्या होता है यंगस्टर्स बहुत, ये तो डेली एक्सपायरीज अभी कम कर दी एक्सचेंजेस ने सभी के रेगुलेशंस आने की वजह से, और हम लोग अच्छे टाइम पे बैठे कि यहाँ से मार्केट थोड़ा रिजिम्स चेंज हो रहा है. तो आप क्या एडवाइस करोगे कि लोगों ने उनकी प्रोसेस को कैसे डेवलप करना चाहिए सो दैट वो लोग थोड़े स्टैगर्ड मैनर में एक बेटर ट्रेडर बन सके? आपको पहले तो टाइम देना पड़ेगा. इट्स नॉट वन डे जॉब और जैसे टेक्निकल एनालिसिस लोग सोचते हैं कि बहुत ईजी है. इट इज़ ईजी, आई एग्री विद you, but it is learning is easy, practice is difficult. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्राफ्ट अच्छा होता रहेगा. ठीक है. देर आर एंड चार्टिस्ट जो शायद ड्रॉप ऑफ द हैट पे वो आपको चार्ट एनालाइज करके दे सकते हैं कि ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है. ठीक है. तो वो उन्होंने जो एनालिसिस प्रैक्टिस की है वो ईयर्स की प्रैक्टिस के बाद वो वहाँ पे पहुँचे. सो यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल इन रीडिंग चार्ट्स. चार्ट टेल्स यू अ स्टोरी बिकॉज इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई. आप चार्ट पे डिमांड एंड सप्लाई या बड़े इंस्टीट्यूशन को ट्रैक करने का कोशिश कर रहे हो, एंड दैट विल टेक यू सम टाइम जहां आपका वो आप देख के वो चीज़ समझ जाओ. ओके. आई वुड से इफ यू रियली वांट, इफ यू आर वेरी सीरियस इन लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस और एनीथिंग, क्विट सोशल मीडिया. यूट्यूब मत देखो. यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है. मेरे 6 साल की डॉटर है, वो भी, उसका भी यूट्यूब चैनल है, वो भी यूट्यूब वीडियोस बना के डाल देती है. उसको मेरे से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं. ठीक है. तो यूट्यूब वीडियो बनाना इज़ वेरी ईजी. करण, आई हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू राइट अ बुक. ठीक है. AI के ज़माने में भी इनफैक्ट 4 साल हो गए, आई हैव नॉट बीन एबल टू राइट. तब मेरे को रियलाइज हुआ एक राइटर हैज़ टेकन सो मच ऑफ एफर्ट एंड पेन टू राइट अ बुक. अगर आपको सीरियसली कुछ सीखना है तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स. बुक्स इज द बेस्ट वे टू रीड थिंग्स. एंड आई विल से यूट्यूब के आने के बाद या सोशल मीडिया आने के बाद वी हैव लॉस्ट दैट आर्ट, मतलब वी हैव लॉस्ट दैट नॉलेज बेस. हम सब जाते हैं, इनफैक्ट मैं भी कुछ भी देखना होता है तो पहले यूट्यूब पे देख लेता हूँ हाउ टू डू दिस, देन आई, अगर नहीं समझ में आ रहा देन आई गो एंड सर्च द बुक. बट दैट इज द रियली रॉन्ग. आप बुक्स पे ज़्यादा फोकस करो. दे आर वेरी गुड बुक्स. इनफैक्ट अब तो आप देख लो, आपको CFA की बुक चाहिए, CMT की बुक चाहिए, पूरा का पूरा करिकुलम इजीली अवेलेबल है. तो विच बुक यू वुड रेकमेंड टू एनी ट्रेडर कि दे शुड स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम देयर? देयर इज वन बुक व्हिच इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट. इट इज वेरी बेसिक. इट इज रिटन बाय अ साइकोलॉजिस्ट हु बिकम अ ट्रेडर, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की ट्रेडिंग फॉर लिविंग. नाम ही इतना उसका परफेक्ट है कि ट्रेडिंग, आप लिविंग करने के लिए ट्रेडिंग से कैसे कर सकते हो. एंड ही इज अ साइकोलॉजिस्ट.
सो एज आई से कि ट्रेडिंग इज 70% साइकोलॉजी. तो वो पूरी जो बुक है ना वो साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है, तो वो पूरी वो एंगल्स एंगल से लिखी है. तो एक आप स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग एक स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग है उसमें, एंड उसमें बेसिक्स भी कवर्ड है और एडवांस स्ट्रेटजीज भी कवर्ड है. तो क्या हम आपसे कोई एक स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं जो आप काफ़ी समय से यूज़ कर रहे होंगे और इजी होगी लोगों को एक छोटे से समय में सीखना, जैसे कि आज हम लोग थोड़ा मिले ही है, श्योर. तो क्या हम लोग कोई एक स्ट्रैटेजी पे बात करें जिससे व्यूवर्स को थोड़ा एक कोई चीज़ देख के शायद स्विंग ट्रेडिंग से वो स्टार्ट करें उनका जर्नी? Absolutely. So there's one strategy which I want to discuss, which I've spoken many platforms, many places, and I say it's the most easiest, most simplest, and the most effective strategy, which I have been using last 15 साल से almost. 2008 से जब से मैंने वो strategy सीखी, I have never left that. Okay, it is a very simple Bollinger Band की strategy, which if you allow me टूल्स to लगता है बॉलिंजर बैंड ओनली? absolutely one tool. Bollinger Band is basically is a mathematical tool. ठीक है, इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि बहुत कॉमनली हर जगह यूज़ होता है, जो कि हमने भी 10th क्लास 7-8 में सीखा था स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो ये उसके बेस्ड पर है. एक सिंपल मूविंग एवरेज एंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट होता है. सो इट इज़ दैट स्ट्रैटेजी. इफ यू अलाउ मी, बी हैप्पी चलेगा. टू. तो चलो हम लोग स्ट्रैटेजी देख लेते हैं. या तो इसको हम लोग किस पे यूज़ करना चाहिए? हम लोगों ने इंडेक्स के लिए यूज़ करना चाहिए या स्टॉक्स के लिए या क्या? करण, बेस्ट पार्ट है ना, ये आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ जस्ट द नंबर्स. ठीक है, चार्ट भी जो है वो नंबर्स है. बिल्कुल. तो आप कोई भी डेटा पे इसको प्लॉट कर सकते हो, वेदर इफ यू आर ट्रेडिंग कमोडिटीज, यू आर ट्रेडिंग योर इक्विटी, यू आर ट्रेडिंग इंडेक्स, यू आर ट्रेडिंग 15 मिनट, यू आर ट्रेडिंग 1 आवर, यू आर ट्रेडिंग 1 वीक. आपका कोई भी टाइम फ्रेम, कोई भी प्रोडक्ट, किसी पे भी इट विल गोना वर्क ऑलवेज. ओके, चलिए जानते हैं फिर. Yeah. और मुझे भी इंटरेस्ट लग रहा है अभी. सो ये बॉलिंजर बैंड है. इसमें 3 लाइंस होते हैं. ये जो है ये मूविंग एवरेज है, जिसको हम 20 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल या सिंपल जो भी आप यूज़ कर रहे हो. ठीक है, ये ऊपर की जो लाइन है ये 2SD माइनस है और ये प्लस 2SD है. SD Standard डेविएशन. मूविंग एवरेज से उतना Moving मैथमेटिकली average से दूर. उतना दूर. ठीक है. सो बहुत सारे जन या बहुत सारे वीडियोस में यूट्यूब में मिल जाएगा कि अरे यहाँ पर आ गया तो ये बेच दो. इट इज़ नॉट दैट सिंपल. ये लोग बोलते हैं कि नीचे आया तो खरीद लो, वापस ऊपर चला नीचे जाएगा. आया तो खरीद लो, एंड ऊपर आया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ गया तो यहाँ बेच दो और और यहाँ बहुत बार खरीद तो लो. ऊपर ही से आता है. हाँ. It is, trust me, it is not that simple. I have a little different strategy here. Okay. So what I do is I plot one more line here. Is pay Bollinger Band pay, which is one more overlay of Bollinger Band. And मतलब और एक इंडिकेटर आपने ऐड कर लिया बॉलिंजर बैंड. Bollinger Band pay, and it is now 0.7 Bollinger Band. मतलब इसकी सेटिंग्स चेंज की है. क्या आप Setting एक बार change सेटिंग्स की है. दिखा सकते हो? तो हाँ, तो पहला जो है वो 2SD है, मतलब Bollinger डिफॉल्ट Band, बॉलिंजर बैंड है पहला default, वाला. और दूसरा वाला जो है वो 0.7 स्टैंडर्ड डेविएशन है. अच्छा, मतलब 2 को बस 0.7 कर लेना है. बस. ठीक है. अगर आप वैसे देखोगे तो जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो ये डेटा पे होता है. अगर मैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है तो ये थोड़ा सा ये कर्व रहेगा. तो इट विल ऑलवेज गोना फॉर्म इन दिस वे. बराबर. जहाँ पे हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो मेरा 67% कुछ डेटा कवर होता है. 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स माई 95% ऑफ माई डेटा सेट. Okay, so it will covers my 95% of my data set. हम 0.7 क्यों यूज कर रहे? There is no book strategy. It is just derived by us. I wanted to cover 50% of my data set. तो 50% of my data set would be covered in 0.7 standard deviation पे. अच्छा, मतलब क्या हो गया, अगर मैं डेटा को ऐसे प्लॉट करूँ, okay, तो मेरा 50% जो डेटा है वो कहाँ पे कवर होगा? 50% ऑफ माई डेटा. तो 0.7 प्लस 0.7 माइनस में 0.7 प्लस माइनस के रेंज में मेरा 50% आपका 50% ऑफ डेटा आ जाएगा. As I said, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है that will cover my 95% of my data set. ठीक है. सो बस यही 2 है. आप इसी को अगर ऐसे प्लॉट कर दो, इसको घुमा दो, so it will become your Bollinger Band. So आप ये जो ऐसे प्लॉट कर रहे हो इसी को ही आप अब ऐसे प्लॉट कर दोगे, so it will become your Bollinger Band. बॉलिंजर बैंड. Okay. So what we say is market is in 4 phases. This is zone 1. This area is zone 2. ये जो पार्ट है, this is zone 1.
ये जो पार्ट है 20 डेमा से 0.7 के अप वाला जो है, दिस इज जोन 2, दिस इज योर जोन 3 एंड दिस इज योर जोन 4. ओके, एज सिंपल एज दैट कि आपको मार्केट 4 जोन में रहता है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जोन 1? जोन 1 इज योर एब्सोल्यूट जोन वेयर ऑल द बुल्स स्टेज. अच्छा, बुल स्टेज मतलब बुल्स का घर है, ऊपर है. ठीक है. जोन 4 इज योर बेयर हाउस, अच्छा, जहां पे बेयर्स रहते हैं. जोन 2 एंड जोन 3 इज योर नो मैन्स लैंड. नो मैन्स लैंड मतलब मार्केट इज इनडिसाइसिव. कभी भी आपको ये करना है कि आपका जो भी बाइंग है वो आपको जोन 1 में ही करना है, और अच्छा. जो भी शॉर्टिंग है वो जोन 4 में ही करना है. सो वट एवर यू हैव टू बाय इट इज ऑलवेज इन जोन 1. वट एवर यू हैव टू शॉर्ट इट शुड बी ऑलवेज इन जोन 4. तो जितना मुझे समझ रहा है उसमें हम लोगों ने अभी ऐसा किया है कि हम लोगों ने ये जोन्स आइडेंटिफाई कर लिए कि मैंने कहाँ पे बाइंग करना है, मुझे कहाँ पे सेलिंग करना है, और नो मैन्स लैंड मतलब कहाँ पे मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है. एब्सोल्युटली, वो मेरा नो ट्रेड जोन भी हो, मैं उसको ऐसा भी बोल सकता हूँ. एब्सोल्युटली. मतलब मैंने बीच वाला जो बैंड अभी दिख रहा है, जो शायद ये ब्लू से रेड वाला बीच वाला कलर है, हाँ, ये वाला जो जोन है, ये वाला, इसमें मुझे अवॉइड करना है ट्रेडिंग को. इसमें उस स्टॉक को अवॉइड करना है. ओके, ठीक है. ठीक है. अभी देखो 5000 स्टॉक्स है टोटल बीएससी में, 2000 स्टॉक्स एनएससी में. बहुत सारे हैं. हमारे पास करीब करीब 200 स्टॉक्स एफएनओ में और 45 नए और आ रहे हैं. तो वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टॉक्स की कमी है, स्टॉक्स तो बहुत है. आपको सिर्फ मोमेंटम ढूंढना है, जहाँ मोमेंटम है वहाँ ट्रेड करो. तो एग्जैक्टली अभी इसके बेसिस पे अगर मुझे इसमें एंट्री लेनी हो, मान के चलो कोई स्टॉक है, अगर कोई हम लोग एक रैंडम स्टॉक ले लें कि जहाँ पे शायद एंट्री आ सकती है. मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपको स्टॉक वही ट्रेड करना है जिसमें मोमेंटम चल रहा है. ठीक है. अगर वो मोमेंटम नहीं चल रहा है तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं आगे? हाँ, तो मोमेंटम वाला जो स्टॉक है वो तभी रहेगा जिसमें बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है. ठीक है. लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि दे आर स्टिक कि मेरे को आईसीआईसीआई में ट्रेड करना है या मेरे को रिलायंस में ट्रेड करना है. यू शुड नॉट बी दैट. आपको जहाँ भी मोमेंटम है आपको मोमेंटम चेज करना है. ठीक है. अगर उस स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, डोंट चेज इट. यू विल नेवर गोना मेक द मनी आउट ऑफ इट. हाँ, मैं भी लोगों को बोलता हूँ कि लोगों को जो लगता है वो लोग वो ट्रेड करते हैं, जो दिख रहा है वो तो नहीं करते. हाँ, एग्जैक्टली. तो जो भी स्टॉक, तो आप कोई भी स्क्रीनर लगा लो, आपको ये समझ आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी कौन से स्टॉक्स है जो जोन 4 में ट्रेड कर रहे हैं. तो हम लोग इसका स्क्रीनर बना सकते हैं. हाँ, आप तो हम लोग के प्लेटफॉर्म पे भी बना सकते हो. ठीक है. जरूर, तो हम लोग यूजर को एक स्क्रीनर बना के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जरूर. हाँ, इसका स्क्रीनर डिस्क्रिप्शन में आप डलवा देना उनके, सो दैट ये आपको शॉर्टलिस्टेड स्टॉक मिल जाते हैं. तो मतलब हम लोगों ने करना है कि जो जोन 3 में जा रहा है, अभी जोन 3 से जोन 4 में जा रहा है या जोन 3 में है, वो एटलीस्ट आपके शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स में होना चाहिए, और वो वहां पे एंटर कर रहा है. तो मैंने मोमेंटम फिर किससे जज किया कि इसी से कैंडल से, प्राइस. तो देखिए अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, why retail traders are not able to make money. ठीक है. The biggest problem retail traders is not making money because they are not chasing the momentum. Okay. जैसे कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करें? जैसे कि मैं मोमेंटम का अगर मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछूं तो मैं मोमेंटम को आइडेंटिफाई करता हूँ आरएसआई के ऊपर, शायद कि आरएसआई मुझे मोमेंटम बता रहा है, मैं 60-40 पे करता हूँ, पर शायद फिर वो पहुंच जाता है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में. फिर ओके, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ये बड़ा अच्छा आपने एक डिस्कशन किया. बिफोर आई जंप टू दिस स्ट्रेटजी एंड बिफोर आई क्लोज दिस, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारी जगह हम क्या सुनते हैं, आरएसआई बहुत अच्छा इंडिकेटर है, या कोई भी आप मोमेंटम इंडिकेटर ले लो. हाँ, ये मोमेंटम, आप में मोमेंटम के ऊपर से यहाँ पे क्वेश्चन है मुझे कि तो आरएसआई हम क्या बोलते हैं, 70 और 30 दो लेवल डिस्कस करते हैं. 70 का तो ओवरबॉट हो गया, ठीक है. बेच सकते 70 के ऊपर हम क्या बोलते हैं, ज्यादा हो गया, ऊपर बढ़ गया तो ओवरबॉट. ओवरबॉट है ना. जनरल टर्म्स सॉफ्टवेयर में भी ये दिखेंगे. और इसमें हम क्या बोलते हैं, ओवरसोल्ड. ओवरसोल्ड. ये जब भी आप टर्म यूज कर रहे हो, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, चलो ओवरबॉट पे, ओवरसोल्ड पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट के हर चार्ट आप देखोगे तो ओवरसोल्ड ही दिख रहे हैं. आप ओवरसोल्ड एज ए टर्म लेमैन यूज सुनते हो वर्ड, तो आपको क्या दिमाग में क्लिक होता है कि बहुत ज्यादा सेलिंग हो गया है तो शायद यहाँ से बढ़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हो गया तो यहाँ से बढ़ेगा. और ओवरबॉट सुनते हो तो क्या लगता है, बहुत बाइंग हो गया है. ओके, बहुत बाइंग हो गया है तो शायद यहाँ से थोड़ा
यहाँ से गिरेगा। ठीक है, तो ओवरबॉट पे एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आपको समझ लो वॉक करना है, कैन यू वॉक 1 आवर, 1 घंटे 2 किलोमीटर के स्पीड पे? हाँ, आराम से, स्लो स्पीड है तो बच्चा भी कर सकता है। कर सकते 2 किलोमीटर 1 घंटे में चलना तो कोई बच्चा छोटा 5-6 साल का भी कर लेगा। 6 किलोमीटर चलना है तो 1 घंटे में। ठीक है, थोड़ा जॉग करना पड़ेगा पर आप फिट हो, आप चल सकते हो, है ना। थोड़ा सा कोई मोटा आदमी रहेगा तो नहीं चल पाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। 6 किलोमीटर 1 घंटे में नहीं चल पाएगा। अगर 8 किलोमीटर की स्पीड पे चलना है तो 8 या 10 तो फिर 8 ज्यादा या ही 9 की फिटनेस स्पीड लगेगा, पे, ज्यादा ही until unless you are not practicing, आप Pro नहीं हो। ट्रेडमिल नहीं पे हो। आप नहीं कर रहे हो, आप मैराथन नहीं दौड़ते हो तो नहीं चल possible। सकते हो। तो जब मार्केट 8 या 9 के स्पीड पे चल रहा है, मतलब जब RSI 80 के ऊपर है, मतलब क्या हो गया, एक प्रो प्लेयर चला रहा है उसको, प्रो प्लेयर ने पहुंचाया हुआ उसको वहां प्रो तक। प्लेयर चला रहा है, प्रो प्लेयर पहुंचा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, प्रो प्लेयर के अगेंस्ट बैठ ले रहे। हम हुसैन बोल्ट के साथ जाके बेट लगा रहे हैं, तू दौड़ेगा मैं तेरे को बीट करूंगा। मतलब वो तो बाय कर रहा है और हम क्या बोलेंगे, हम हमारे एक लॉट से चल लगाते बेट, तू जीतेगा या मैं जीतूंगा। ट्रू। तो जब भी मार्केट 70 के ऊपर है, दैट इज नॉट अ ओवरबॉट जोन, इट इज अ बाइंग जोन एक्चुअली, इट इज अ जोन टू बाय। जब भी मार्केट 30 के नीचे जा रहा है, इट इज नॉट अ ओवरसोल्ड जोन। इनफैक्ट मोमेंटम तो खराब तभी स्टार्ट हुआ है, और वहां से वो जब आप देखोगे, इनफैक्ट अगर आप बिफोर वी जंप इनटू दिस बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी, ठीक है, कोई भी ऑसिलेटर, ये RSI इज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब क्या हो गया, पेंडुलम हो गया, ठीक है। सो पेंडुलम मूव्स इन दिस वे, 0 to 100 के स्पेस में, ठीक है। बुल मार्केट में इट विल नेवर बी लाइक दिस, बुल मार्केट में इट विल नेवर बी लाइक दिस, इट विल बी समथिंग लाइक this pendulum would be something like this. What is this? Here is the 100, here is the 30, this is the 0 zone. So in a bull market, pendulum will gonna swing like this. वो नीचे 30 तक आएगा, वहीं से बाउंस बैक कर जाएगा, ऊपर में 90 तक जाएगा, not 100 probably 90 तक हो जाएगा। So it will oscillate between 30 and 90 या 30 and 100 के बीच में। Similarly in the bear market, it will oscillate like this, where 70 would be the higher zone, 0 would be the lower zone. It will oscillate between 0 and or 10 and 70. 70 से जाके वो रिटर्न हो जाएगा in the bear market. ठीक है, तो आपको कभी भी जो हम बोलते हैं ना ओवरबॉट जोन में, तो आपने RSI वाला प्रो वर्जन आज सिखा दिया लोगों को कि रेंज शिफ्ट RSI क्या होता है, क्योंकि ये रेंज शिफ्ट RSI काफी लोग नहीं जानते, बट बेयर मार्केट और बुल मार्केट को एक ऑसिलेटर से भी एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब ऊपर चार्ट नहीं रहा, पर मैं सिर्फ RSI के रेंजेस देख के बता सकता हूँ कि आप कौन से मार्केट में है, चार्ट चल रहा होगा। एग्जैक्टली। और लोग एग्जैक्टली थोड़ा इसका उल्टा देख रहे हैं आजकल, इसीलिए तो लोग 30 आया कि बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तो लोग लॉस कर रहे हैं। क्यों? ये तो प्रो प्लेयर्स से हम लोग जानने की कोशिश करते कि वो लोग 7% में क्यों है, क्योंकि अभी सेबी का डेटा यही हो गया ना, पहले 89% था, अभी 93% तक लोग लॉस पे पहुंच चुके हैं। सो अगर आप ये देखोगे, तो इसी के साथ मैं अभी RSI अगर यूज कर लूंगा तो मुझे अच्छे फिगर्स मिले। तो अभी इस पे आ जाते हैं वापस बॉलिंजर बैंड पे। ये देखो, ये निफ्टी का डेटा है, दिस इज निफ्टी का डेटा एंड पब्लिक डेटा। निफ्टी ने ऑलमोस्ट लेट मी सी व्हिच वाज द डेट, सो समवेयर ऑन 4th अक्टूबर, इफ यू विल सी 4th अक्टूबर को यहाँ पे, जिस दिन 4th अक्टूबर को था, उस दिन 25,000 पे क्लोज था। अब जैसे कि मैंने बताया, मेरे जो विच बुक आई रीड अ लॉट इज डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर। क्या उसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम, जहाँ पे आप 3 स्क्रीन्स या 3 मार्केट को 3 टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो। अब अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है, 25,000 के पॉइंट पे आपको एक अपॉर्चुनिटी समझ में आ गया था, मार्केट किस जोन में चला गया तो निकाल लिया मैंने। और आज मार्केट कितना है? 23,500 लगभग, 23,500। आप ये बताओ, मार्केट 1500 पॉइंट गिरा, ठीक है, आप इस जोन में कभी भी कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते इंट्राडे में, तो आपको अच्छी मिलती कि नहीं मिलती? हाँ, 500 पॉइंट अगर मैं डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में रहूंगा तो मिलेंगे ही पॉइंट्स। एग्जैक्टली। तो अगर आपने यहाँ, आपको ये एंड ऑफ द डे समझ में आ गया है कि आज मेरे को सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, शॉर्ट साइड में ही ढूंढना है,
तो कुछ ना कुछ मिलता कि नहीं मिलता, रादर लोग लॉन्ग ढूंढते काफी दिनों से। लॉन्ग ढूंढ रहे हैं, इसीलिए लोग पैसा लॉस कर रहे हैं। आपको इतना मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया होगा, जो भी पुल बैक है, एवरी पुल बैक इज गेटिंग फील्ड। व्हाई? मार्केट इज इन बेयर टेरिटरी में है फिलहाल, मार्केट बेयर्स के ग्रिप में है, आप यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इट। तो क्या हम इसको मल्टी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं? जैसे आप अभी बता रहे थे कि मैंने वनडे भी तो इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बेयर टेरिटरी में, तो क्या मैं इसको आर्ली पे लेके जाऊं और फिर मैं वही करूं कि ये जब आर्ली में वापस जोन 3 में आए फिर मैं उसको एंटर करूं? एब्सोल्युटली, मतलब मैंने इसको ऐसा यूज करना चाहिए, या मैंने उसको ये भी कर सकता हूँ कि 4 अक्टूबर को सिग्नल आया था तो मैं ले लूँ ट्रेड, एक एसएल लगा के राइड करूँ रैली को? दिस इज सी इट टेल्स यू द ब्रॉडर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, ये ब्रॉडर डायरेक्शन इट बता रहा डजंट टेल्स यू द एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल। आई टेल यू वन थिंग, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडिकेटर्स देयर आर? हंड्रेड्स, मैनी, हाँ हंड्रेड्स, ठीक है। सो हम अगर इंडिकेटर्स को डिफाइन करें, दो तरीके के इंडिकेटर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके की स्ट्रैटेजीज हम डिफाइन कर सकते हैं। वन इज योर ट्रेंड फॉलोइंग एंड वन इज योर मीन रिवर्जन। ट्रू, ठीक है। या आप ट्रेंड फॉलोइंग का कोई भी इंडिकेटर मीन रिवर्जन मार्केट में लगा दो तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, लॉस ही होगा। लॉस ही होगा। और मीन रिवर्जन का कोई भी इंडिकेटर आप इसमें लगा दो, हाँ मतलब दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं, फेल ही होगा ना। लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, एक इंडिकेटर सीख लेते हैं और उसको हर मार्केट फ्रेम में लगा रहे हैं। तो वो आपको समझना पड़ेगा मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग है कि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में आप साइडवेज स्ट्रैटेजी लगाओ, तो मीन रिवर्जन वाली स्ट्रैटेजीज तब काम करें। साइडवेज वाली या मीन रिवर्जन वाली, आपको वो हमेशा पैसा दे के जाएगी। ट्रेंडिंग मार्केट में आप ट्रेंडिंग वाली स्ट्रैटेजीज लगाओ। अभी ये ट्रेंडिंग वाली अभी ट्रेंडिंग मार्केट है। कब कैसे पता चला हमें? जोन 4 में आ गया, तो ट्रेंड, मतलब एक मार्केट बेयर टेरिटरी में क्लियरली घुस गया। अब यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रैटेजी, आप मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी लगा दो, आपको पैसा बनेगा। हाँ 20 में भी लगा लिया आर्ली पे, तो आवरली में 5 and 20 का क्रॉसओवर भी लगाओ, आपको पैसा बनेगा। इट विल गोना गिव यू मनी। तो एमएसीडी हो जाए, सुपर ट्रेंड हो जाए, मैं कुछ भी यूज करूं। आप सिंपल सा एक पैराबोलिक एसएआर आता है, हाँ सुपर ट्रेंड ज्यादा फेमस है। सुपर ट्रेंड, हाँ सुपर ट्रेंड आप लगा बहुत फेमस है। सुपर ट्रेंड के नीचे गए आप शॉर्ट कर दो, सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस लगाकर आप कोई भी गॉड डैम स्ट्रैटेजी लगा लो इसमें आपके मन के हिसाब से। बस मुझे जोन आइडेंटिफाई करना, जोन उसके बाद उसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री लो, राइड करो, फॉलोइंग अच्छी स्ट्रैटेजी लगा लो। ठीक है, आप कोई भी स्टॉक बताओ, मैं उस पे आपको जोन पे एक्सप्लेन कर सकता हूं। और एक स्टॉक ले लेते हैं, आप बताओ कौन सा स्टॉक? भी तो आजकल सबका फेमस है, जोमैटो ले लेते हैं, एफएनओ में भी आ रहा है जोमैटो। ठीक है, जोमैटो का थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे लेते हैं अपन, या तो फिर हाँ ऐसा लेते हैं जो बड़ा वाला है थोड़ा। तो क्या हम लोग थोड़ा बड़ा वाला टाटा मोटर्स, हाँ क्योंकि डिस्कस भी है, क्योंकि लोगों ने 1000 रुपए पे बाय किया है, अभी लोग पूछ रहे हैं कि क्या करें। लोगों तो एक तो स्टॉप लॉस नहीं समझता कहाँ लगाना है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से यही क्वेरी टाटा मोटर्स के बारे में सुनी कि 1000 में हम लोगों ने लिया था 1500 होगा करके। अब टाटा मोटर्स का आप चार्ट देखो, अरे ये जोन 3 में तो शायद मुझे लग रहा है, जोन 4 में कब घुसा है स्टॉक? ऑलमोस्ट अरे 1075। अभी मैं आपका इंडिकेटर यूज करने वाला 5 सितंबर 1075 में इसने बता दिया कि मेरे में बेयर्स घुस गए हैं। ठीक है, हम मेरे में बेयर्स यहाँ पे एटलीस्ट मैंने लॉन्ग नहीं रहना, इतना तो समझ गया। ठीक है, मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से देता हूँ। हम सब राकेश झुंझुनवाला जी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जो भी मार्केट, और स्पेसिफिकली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिकॉज़ ही इज आल्सो सीए, आइडियलाइज करते हैं कि वो एक सीए होकर इन्होंने क्रैक किया। अब मैं आपको ये बताऊं, ये कैंडल जो है, ये कैंडल कैसे बनती है? आपके और मेरे बेचने से तो नहीं बनती। नहीं, हम लोग तो नहीं हिला पाए, हम तो एक टिक भी नहीं हिला सकते। ठीक है, हम 1-2 लॉट में ज्यादा काम, हम लोग बेचते तो उल्टा प्राइस ऊपर जाता है। 50 लॉट 100 लॉट में भी काम करे तो कुछ नहीं होगा। रिटेलर्स बेचते तो प्राइस उल्टी जगह जाता है। सो दिस इज बिग इंस्टीट्यूशन कैंडल, कैन वी कॉल इट अ आरजे कैंडल? ट्रू, अ बिग प्लेयर, कैन वी कॉल इट अ आरजे कैंडल? इसको हम फॉर द एक उनको श्रद्धांजलि या वो बोलने के लिए हम आरजे कैंडल इसको बोल सकते हैं। हाँ उन्होंने गिराया, समझो। अगर आपको न्यूज़ आ गया कि आरजे या रेयर एंटरप्राइजेज ने इस स्टॉक को इस दिन बेचा है, आप खरीदोगे? नहीं, तब मैं इंडिकेटर नहीं दिखूंगा। आप खरीदोगे? कभी भी नहीं। आप शॉर्ट करने का कोशिश करोगे, अगर नहीं शॉर्ट कर सकते हो तब एटलीस्ट लॉन्ग तो नहीं करेंगे। हम ऐसी बड़ी कैंडल देख के खुश हो जाते हैं, अरे मार्केट गिर रहा है खरीद लो। अरे कोई बड़ा बेच रहा है इंसान,
वो हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसको गिव हिम सम रिस्पेक्ट। अगर वो बेच रहा है तो कुछ तो सोच के बेच रहा होगा। आप ट्रेंड फॉलो करो ना। जब यहाँ पे आपको 1075 में सिग्नल आ गया कि से रेयर एंटरप्राइजेज इज सेलिंग, व्हाई यू हैव टू गो एंड बाय? लेट हिम कम जोन 1 में ना। जिस दिन जोन 1 में आएगा उसके बाद भी वो बहुत मूव करेगा वहां से। हाँ, उस दिन जब रेयर एंटरप्राइजेस वापस बाय करेंगे तब हम लोग वापस बाय कर लेंगे। आपको सी अ गुड टेक्निकल एनालिस्ट, अगर आपको एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, you cannot be a leader, you have to be a follower. A technical analyst never try to anticipate कि मार्केट क्या होगा। he always try कि ये मार्केट हो गया है और अब मेरे को ये करना है। he never ask, you know, he never ask कि why it is happening, he always ask what to do. मुझे लगता है लोगों को रॉबिनहुड बनना रहता है। रॉबिनहुड मैं बाय करूं और वही लो रहे, मैं बाय आप सोचो 1075 से कहाँ तक आ गया टाटा मोटर्स? 775, 750 ही लगभग ऐसी 775, हाँ 750 बट 775 कितने पॉइंट गिरे हैं? 300 पॉइंट नीचे आ गया। 300 पॉइंट में आप 30%, 30 पॉइंट नहीं निकाल सकते थे इंट्राडे ट्रेड में? आराम से मिलता था मार्केट आपको। ज्यादा ही मिलता पॉइंट में से सुपर 30 ट्रेंड में पॉइंट, कोई लोग बैक टेस्ट भी कर लिए दिनों में, तो मुझे लगता है 30 पॉइंट तो हंसते खेलते मार्केट आपको देता। 30 पॉइंट भी टाटा मोटर्स के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। 2-3 दिन की स्विंग में, 2-3 दिन के स्विंग में आपको, अगर इस स्विंग में आप 30 पॉइंट भी निकालते हो कंटिन्यूसली तो भी इट्स अ गुड मनी। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो इट्स ऑलरेडी अ लेवरेज प्रोडक्ट। बट हमें तो आदत हो गई ना ट्रेडर्स को भी, आजकल जो व्यूअर्स है हमको लोग उल्टा करने की सुबह आदत हो लेके गई। दोपहर को डबल करना है। वही उल्टा करने की आदत हो गई हमें। एग्जैक्टली एज यू सेड ना, पीपल आर नॉट कमिंग टू द स्टॉक मार्केट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लॉन्ग टर्म विजन। पीपल आर कमिंग टू स्टॉक मार्केट ओनली एंड ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि मेरे को थ्रिल चाहिए। हीरो जीरो चाहिए स्टॉक्स में, हीरो जीरो नहीं मिलता है। थ्रिल चाहिए, मजे के लिए आ रहे हैं। उनको पैसे कमाने के लिए लोग आ ही नहीं रहे, उनको थ्रिल के लिए आ रहे हैं और वो थ्रिल के लिए बस पैसा तोड़ते हैं। आपने आज बहुत फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी बताया। मैं भी हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। लोग विदाउट सिस्टम ट्रेड करते हैं, लोग वह ट्रेड करते हैं जो उनको लगता है, ना वो इंडिकेटर देख रहे हैं, ना ऐसी कोई चीज़ें जो उनको इतने ईजी वे में बता दे कि कौन से जोन में है। मतलब ये इतना ब्यूटीफुल आज आपने बता दिया कि करण, ये तो बहुत बेसिक है। मैं आपको ऑब्वियसली एक पॉडकास्ट में कुछ नहीं सिखा सकता था। या मतलब व्हाई इट इज 0.7 इज इम्पोर्टेंट, व्हाई नॉट 0.5, व्हाई नॉट 0.9, ये आपका एक्सपीरियंस है। और एंड हाउ सिंपलेस्ट वे में आपको एनालिसिस करके दे आप कर सको। ट्रू लोग ये टूल्स ही भूल जाते हैं कि कॉग्निटिव बायसनेस होना ही नहीं चाहिए। जोन 4 मतलब हो गया आप एक बेयर टेरिटरी में घुस गए हो। आप एक बेयर के घर में जा रहे हो, आप क्या बुल बन के जाओगे? आप समझ लो, आप मेरे घर पे आ रहे हो और आप मेरे घर पे आके मेरे को ही गाली दोगे, क्या होगा? ऑब्वियसली मैं आपको एग्जिट ही नहीं दूंगा। मेरे घर पे आकर आप मेरे को ही गाली दोगे, बहुत सही कहा। आप बेयर के घर पे आके बेयर को ही मारोगे तो क्या होगा? आपको एग्जिट ही नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। फिर आप एवरेज करते जाओ। सो एटलीस्ट रिटेलर्स जो भी है, जब भी कोई स्टॉक इस जोन में है, डोंट अटेम्प्ट टू बी अ हीरो। तो आपने इजी वे में तो मुझे लगता है सारे लोगों को बता दिया। आज वो लोग देख सकेंगे उनके सारे स्टॉक्स ओपन करके, अगर ये स्ट्रैटेजी लगा ले तो शायद ही उन्हें समझे कि उनके शायद सारे स्टॉक जोन 3 से 4 के बीच में ही होंगे, क्योंकि मार्केट वही स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो इसको इजी वे तो और ऐसा भी हो सकता है कि लोग बस निफ्टी पे लगा ले, उससे उनको समझ जाए कि ब्रॉडर मार्केट कौन से जोन में चल रहा है, तो उस हिसाब से बस। और अगर जिसको शॉर्टिंग नहीं जमता है वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ले। हाँ, जब मार्केट वापस जोन में आ जाएगा आप वापस लॉन्ग जाओ। ये काफ़ी इंसाइटफुल रहा। मतलब मुझे खुद के लिए इतना इंसाइटफुल है, तो लोगों के लिए तो बहुत ही वंडरफुल रहा ये आज। ऑब्वियसली इसके बाद दिस इज वेरी बेसिक एनालिसिस। इसके बाद आपको इसमें मार्केट इज लाइक अ जिगजॉ पजल। आप जितने पजल ऐड करके पजल के पीसेस डालते जाओगे उतनी पिक्चर क्लियर होती जाएगी, क्लैरिटी मिलते जाएगी। ठीक है, तो दिस इज वन वेरी बिग पार्ट ऑफ द पजल। स्ट्रैटेजी में लगा ले तो उनका स्ट्रैटेजी और अच्छा हो जाएगा। पजल। अब इसमें आपको ओपन इंटरेस्ट ऐड करना है, इस पे आपको प्राइस एक्शन ऐड करना है, इस पे आप इंडिकेटर्स ऐड कर लो। तो जितना आपका आप पजल के पीसेस ज्यादा डालोगे उतनी अच्छी क्लियर पिक्चर मिलेगी, ठीक है। और जितनी क्लियर पिक्चर मिलेगी उतना आपका P&L क्लियर दिखेगा, उतना हरा दिखेगा। तो आप इंट्यूटिव देखो, आपको बड़ा गेम खेलना है, आपको बड़ा, इफ यू वांट टू ट्रेड बिग, इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन स्टॉक मार्केट, आप 1-2 लॉट से करियर नहीं बना सकते हो। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू वेयर यू कैन ट्रेड 500 लॉट, 100 लॉट और इवन अ बिगर क्वांटिटी। आप बिगर क्वांटिटी तभी ट्रेड कर पाओगे जब आपके पास डेटा ड्रिवन सिस्टम रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। आप एक सिस्टम से चलोगे तभी आप बड़ा
कैपिटल ट्रेड कर पाओगे। तब लॉजिक से नहीं चलेगा, हाँ, या तब लगने आप- से नहीं चलेगा। हाँ, आप इंट्यूशन से बड़ा कैपिटल नहीं ट्रेड कर सकते। यू हैव टू हैव प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जिसके ऊपर आप ट्रेड करो। तो स्ट्रैटेजी तो बहुत वंडरफुल रहा, लोगों को इंसाइटफुल है। मेरे लिए खुद को ये समझना बहुत इजी हो गया कि कौन से जोन में है मार्केट, मतलब अभी एक ग्लांस पे बता सकता हूँ कि कहाँ पे है मार्केट। पर अभी जो न्यू रेगुलेशंस आ रहे हैं और वापस से एक्सपायरीज कम हो गई, क्योंकि जो होना भी चाहिए था, क्योंकि रिटेलर्स थोड़ा हीरो कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है अभी गोइंग फॉरवर्ड मार्केट कैसा लग रहा है अभी आपको? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग हमेशा में पूछते हैं। ऑब्वियसली अभी आपके जोन के वजह से तो पता चल गया कि मार्केट बेयर टेरिटरी में है। तो क्या लगता है आपको गोइंग फॉरवर्ड की मार्केट को लोगों ने कैसे अप्रोच करना चाहिए? सी, अगर मैं वैसे आपसे डिस्कस करूँ, देखो टेक्निकली तो मार्केट ख़राब है। प्राइस एक्शन के हिसाब से देयर इज़ नो रिस्पाइट, एवरीथिंग गेटिंग सोल्ड ऑफ। आप कोई भी रैली आ रही है तो उसमें सेलिंग आ रही है, ठीक है। ये तो हो गया प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे, जहाँ मेरा टेक्निकल एनालिस्ट का मैं व्यू दे रहा हूँ। बट व्हेन इफ आई कम टू फंडामेंटल एनालिसिस एंड इफ आई हैव अ बिगर होराइजन और अ फेज, तो आई थिंक मार्केट इज़ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड राइट नाउ। in the long run it will obviously gonna go up. Why I'm saying it is gonna go up, हम बहुत बात करते हैं, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। हम आज भी पर कैपिटा बेसिस पे $2000 है, बहुत कम है। बहुत कम है। चाइना 60,000 है, US इज़ $80,000, ठीक है। बांग्लादेश इज़ $1700, पाकिस्तान इज़ $1500। तो हम उनके पास में हैं, जबकि हम अपने आप को बात कर रहे हैं, हम G7 G20 का पार्ट होस्ट कर रहे हैं, हम उतने पावरफुल बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 के 4 भी हो गए, $2000 के $4000 भी पहुंच गए पर कैपिटा, तो भी वर्ल्ड के लिए हम विल बी स्टिल वेरी लेस। It will not going to create dent to the world economy, but we can expand 100% from here. So on the longer horizon, market is very well placed, very well structured. हम मार्केट में देख रहे हैं पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ईपी जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा भी आना चालू हो गया मार्केट में, हाउस होल्ड सेविंग्स आनी चालू हो गई मार्केट में। सो यू नो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन हो गया है। व्हेन आई वाज इन 2008-10 में, देयर वर हार्डली वेरी फ्यू पीपल वर पार्टिसिपेटिंग। 3-4% लोग भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उस समय, ठीक है। आज ये 6-7% पे पार्टिसिपेशन रेट पहुंच चुका है। SIP और का डेटा ले लो तो ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया, लेकिन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इज स्टिल 6-7% ओनली, जो मैं एक साइजेबल 5 लाख से ऊपर कैपिटल बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो का। तो ये अभी भी बहुत लो है कंपेयर टू द वर्ल्ड नंबर, ठीक है। एंड करण भाई, व्हाट इज़ द अदर रेवेन्यू ऑफ सेविंग? प्रॉपर्टी में पैसा लगा नहीं सकते आप, छोटा पैसा, ठीक है। एवरी डजंट गिव यू एनी रिटर्न, इट इज़ आप बेसिकली इट इज़ गिव यू अ नेगेटिव रिटर्न इफ यू आर अ हायर टैक्स ब्रैकेट एंड इफ यू कंसिडर द इन्फ्लेशन, इट इज़ गिविंग यू अ नेगेटिव रिटर्न। एफडी तो नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। तो आपके पास रह जाके रेवेन्यू एक ही बचता है पैसा। इसीलिए आप देख लो इस महीने भी 25,000 करोड़ का SIP बुक $3 बिलियन की SIP बुक बनी हुई है। तो ये कंटिन्यूसली पैसा आता रहेगा। वी आर देयर लॉट ऑफ गुड कंपनीज आर कमिंग अप विद गुड प्राइसेस। यस, वी आर लिटिल एक्सपेंसिव बट वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, तो हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेंगे। बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है मार्केट में, यहाँ पे बहुत पैसा बनने वाला है। इट इज़ अ सनशाइन इंडस्ट्री। नेक्स्ट 10-15 years we're going to see very big bull run. तो लॉन्गर टर्म में आपका व्यू बुलिश ही है, मतलब इंडिया पे सब लोग ग्रोथ स्टोरी पे तो इंटैक्ट है ही लोग, प्लस शॉर्ट टर्म में आप जो बता रहे हो कि आपने जो दिख रहा है वो आप लोगों ने ट्रेडिंग करना है, बायसनेस नहीं रखना है मार्केट में। क्योंकि और जो ये ट्रेडर आपने आज स्ट्रैटेजी भी शेयर किया, वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर किया, तो मतलब मुझे भी यही लगता है कि आप शायद लोगों को यही बोलना चाहते हो कि लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत एक्टिवली, तो लोगों ने शायद उनका जर्नी यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये उनके लिए बेस्ट रहेगा एज अ ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर। या एक चीज़ तो बोलना चाहूँगा कि देखो, इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। आपने सिंपल साइकोलॉजिकल हैक दे रहा हूँ, 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स करने चाहिए, 2 अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। वन इज़ योर लॉन्ग टर्म, जहाँ एब्सोल्युटली लॉन्ग टर्म है, एंड वन इज़ योर शॉर्ट टर्म, जहाँ आप ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप सेम स्टॉक, जो इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, जो मेरा लॉन्ग टर्म अकाउंट में जो स्टॉक है वही सेम स्टॉक में शॉर्ट कर रहा हूँ मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। सो आई हैव वेरी क्लियर विजन कि अगर मैं ट्रेडिंग में वही करूंगा जो मेरा प्राइस एक्शन बता रहा है, लॉन्ग टर्म में मैं वही लूंगा जो मेरा बैलेंस शीट बता रहा है, फंडामेंटल्स बता रहे हैं। तो आई विल नेवर मिक्स मैच 2 चीज़ों को, कभी नहीं करता हूँ कि अगर मैं आज ले लिया और वो नीचे गिर गया तो अब मेरा इन्वेस्टमेंट बन गया। इट्स नेवर लाइक दैट।
ट्रेडिंग अकाउंट में आई कैन बुक माई लॉसेज, आई हैव अ लिमिटेड कैपिटल देयर, आई एम ओके अगर वो कैपिटल जीरो भी हो जाता है, आई कैन रीफिल अगेन, बट वो प्योर ट्रेडिंग अकाउंट है. बट इन्वेस्टमेंट अकाउंट इट्स अ वेरी डिफरेंट साइकोलॉजी एंड फिलोसफी आई गोज. यही होता है कि एक ट्रेडर क्या करता है, उसका आज का देख के स्ट्रक्चर वो छोड़ देता है, उसका लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी शायद बेच दे. Exactly. ऐसा भी हो जाता है. तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि 2 सेपरेट ही अकाउंट रखे, तो वो अकाउंट हम लोग देख ही नहीं रहे क्योंकि उसका वजन हमारा थोड़ा लॉन्ग है, शायद 2-5 सालों का है. और यहाँ पे हम लोग जो भी बेट ले रहे हैं वो बस चार्ट के बेसिस पे ले रहे हैं या एक टेक्निकल एनालिस्ट करके ले रहे हैं. वंडरफुल. तो क्या एक फाइनल टेक आप बता पाओगे, समराइज टेक, कि लोगों ने उनके जर्नी को कैसे अप्रोच करना चाहिए, या व्हाट आर योर वर्ड्स ऑफ विजडम एक ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर इन्वेस्टर ने रखना चाहिए? ओके करण भाई, 2 चीज़ें पहले डिस्कस करना चाहूँगा बिफोर वी क्लोज दैट. सी इफ़ यू आर वेरी न्यू, आई वुड सजेस्ट डोंट जंप टू ट्रेडिंग राइट नाउ. ठीक है. ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अगर मैं कंपेयर करूँ, इन्वेस्टमेंट इज़ फार ईजियर. तो जर्नी शायद इन्वेस्टिंग से. आप नासिक से हो, मैं पूना से हूँ. अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि नासिक में एक साल में कितनी बारिश होगी, जो डैम से नासिक के कितने % भरेंगे, 80-90% भरेंगे कि नहीं, ये जवाब देना आपके लिए कितना डिफिकल्ट है या इजी है? थोड़ा टफ हो जाता है बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट फिर भी रिलेटिवली इजी बिकॉज आई एम स्टेइंग देयर. मतलब 90% भर जाते हैं हर साल, 95% हाँ, भर जाते हैं. हिस्टोरिकल डेटा होता है तो पता होता है. और वही मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 15 अगस्त को करण भाई कितनी बारिश होगी, तो डोंट नो. हाँ, मतलब एक दिन में तो नहीं बता पाऊंगा. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इवन आप इस बार तो पूना में जिस दिन रेड अलर्ट आया था उस दिन बारिश नहीं हुई. हाँ, ये बार का वो ट्रोलिंग है तो चला. ठीक है, आप सोचो जो इतने पढ़े लिखे रेड अलर्ट आया लोग हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी करियर खत्म की, उस पे रॉन्ग हो सकता है, वो रॉन्ग हो सकते हैं. तो ट्रेडिंग इज एग्जैक्टली और 15 अगस्त की बारिश को प्रिडिक्ट करना, कल कितनी बारिश होगी या 15 अगस्त को कितनी बारिश होगी, ये एग्जैक्टली इज योर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. बस इट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड वेयर यू कैन गो रॉन्ग. इन्वेस्टमेंट इज लाइक इस साल कितनी बारिश होगी, 90% बारिश होगी, ये बहुत इजीली आप बोल सकते हो. साल भर का फोरकास्ट करना. ठीक है. तो मारुति की गाड़ियां बिकेगी, ये बहुत इजी है. कितनी बिकेगी और ये महीने में बिकेगी शायद. इस क्वार्टर में कितनी बिकेगी, इस क्वार्टर के नंबर, इस क्वार्टर भी छोड़ दो, कल मारुति का क्या भाव होगा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट. आप भले ही ऑडी लो या मर्सिडीज लो, यूजुअली हर आदमी की फर्स्ट कार मारुति या hyundai रहती है. सो इंडिया अगर इकोनॉमी ग्रो करी, एज वी सेड, $2,000 से $4,000 जाएगी, हम मिडिल क्लास एक्सपैंड होगा, एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ेगी, गाड़ियाँ लेंगे, अभी भी 3% से भी लेस वी आर पेनिट्रेटेड इन कार्स, तो वो बढ़नी है. तो ये ऑटो सेगमेंट बढ़ने वाला है. इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, अगेन आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल एग्जांपल. तो अगर ये एक्सपैंड होगा तो ऑब्वियसली ऑटो सेल्स नंबर बढ़ेंगे, तो ये गाड़ियों के सेल बढ़ेंगे. तो लॉन्ग टर्म में ये पोर्टफोलियो चलेगा, लेकिन कल मारुति चलेगा या hyundai गिरेगा, नोबडीज गेस. ये सिर्फ आपको प्राइस एक्शन बता सकता है. आप स्टार्ट करो आपका जर्नी इन्वेस्टमेंट से, अंडरस्टैंड द मार्केट, अंडरस्टैंड द बेसिक्स, एंड फिर आप धीरे धीरे ट्रेडिंग का एक अलग सा कैपिटल बनाओ छोटा, और उसमें ट्रायल रन करके देखो आपको क्या स्ट्रैटेजी सूट हो रही है. सी ट्रेडिंग इज लाइक अ गेम. ठीक है. नीड नॉट नेसेसरी कि जो मेरे लिए सूट हो रहा है वो आपके लिए सूट होगा. ठीक है. स्काई की बैटिंग स्टाइल एकदम अलग है, धोनी की एकदम अलग थी, पांड्या की एकदम अलग है, एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की एकदम अलग है. सो यू हैव एवरीबडी हैव देयर यूनिक स्टाइल. यू हैव टू सी व्हाट सूट्स यू. ठीक है. आई एम अ प्योर इंडेक्स एंड ऑप्शन ट्रेडर. I trade spreads. I've learned spreads. I trade spreads. But that doesn't mean it will be beneficial for everyone. Okay. So you have to analyze that and धीरे धीरे get you into your trading journey. Options एक चीज़ है जो लोग एक्टिवली कर रहे हैं, पर इसमें भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं. अभी लोग थोड़ा और एनालाइज करेंगे मार्केट को ठीक से. तो आपको ये ऑप्शंस मार्केट अभी कैसा लग रहा है, मतलब ये रेगुलेशंस की वजह से? See, I have a different view. अगर आप यूएस मार्केट देखो, वहाँ तो डेली एक्सपायरी है. स्टॉक्स की भी है शायद. हाँ, डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स की डेली एक्सपायरी, मतलब डाउ जोन्स की है एक्सपायरी ऑफ मंडे ट्यूसडे रोज एक्सपायर हो रहा है. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको हर दिन हम लोग तो कम कर रहे हैं. हम कम कर रहे हैं. तो मेरा तो व्यू था कि हमें उस तरफ जाना चाहिए था, बट ठीक है, इट इज दैट इज वाज माय व्यू. बट आई थिंक मे बी शायद ये 2 एक्सपायरी के कारण वोलेटिलिटी कम होगी मार्केट में. आई मेड माई फॉर्च्यून ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, तो मेरे लिए तो बहुत बुरा हुआ, बैंक निफ्टी चला गया. बहुत लोग बैंक निफ्टी. तो आई ऑब्वियसली नॉट
much favor of this because Bank Nifty एक बहुत अलग और एक यूनिक प्रोडक्ट था, एंड इट वाज वेरी इजी टू ट्रेड. उसकी वोलेटिलिटी इतनी अच्छी थी कि आप बहुत आराम से उसे ट्रेड कर सकते थे. 2-4 स्टॉक्स आप एनालाइज कर लो, उस पर ग्रिप बन जाए तो आपको बैंक निफ्टी का मोमेंटम पकड़ में आना बहुत ईजी हो जाता था. अब यहाँ पे ब्रॉडर इंडेक्स है, थोड़ा सा हमें भी आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, इनफैक्ट ऑल माई एल्गोज, वी हैव टू रीराइट और रीअलाइन द एंटायर एल्गो सेट. ओके, आप एक अच्छा करण भाई, आई विल टेक लिबर्टी ऑफ stealing another 5 minutes or sparing asking another 5 minutes. जो सेबी का डेटा आया उसमें बोलते हैं कि भाई 93% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी एंड प्रॉप आर अर्निंग मनी. जो रिटेलर्स ने लूज किया उतना ही प्रॉप ने पैसा बनाया. क्लाइंट अकाउंट शायद 56,000 करोड़ कुछ ऐसा है. क्लाइंट अकाउंट में पैसा लूज हुआ है एंड प्रॉप अकाउंट में पैसा बना है. देखो जो रिटेलर है वो एक कॉल या एक पुट लेके बैठ जाता है, ठीक है. प्रॉप कभी भी वो नहीं करता. Prop is always trading some sort of spread, some sort of hedge है, delta neutral strategies है, या बहुत सी चीजें RMS system ट्रेड कर रहा है. मोस्टली नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, मोस्टली सेलिंग साइड में ज्यादा रहते हैं, मोस्टली हेज स्ट्रैटेजी ज्यादा रहते हैं. तो वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट गेम खेल रहा है जहाँ पे उसका रिस्क बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है. उसका फोकस ही उसके रिस्क पर है और रिटेलर का पूरा फोकस उसके रिटर्न पर है. रिस्क को तो गिनता ही नहीं है वो तो माइंडसेट से आ रहा है कि भाई ऑप्शन 0 भी हो गया तो मेरे लिए ओके है. एंड जब आप माइंडसेट से वैसे आ रहे हो तो वो ऑप्शन ऑब्वियसली 0 होता है. हीरो 0 जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो मुझे लगता है रिटेलर्स को वो एक चीज जो सोशल मीडिया आपने बीच में पॉइंट टच किया था कि अवॉइड करना चाहिए. ये सोशल मीडिया इनको ल्योर कर रहा है ये सारी चीजें करने को. बहुत लोग कुछ पता नहीं जेन्युइन है फेक है स्क्रीनशॉट डालते हैं कि इन्होंने 10 रुपये का ऑप्शन 100, 200, 500 पे बेचा था. शायद ये एक बार होता है बट ये रिटेलर्स के माइंड में फिट हो जाता है कि ये होता है तो वो हर बार बैठ लेता है. वो रोज हो जाता है लॉटरी का टिकट बाय करने के लिए. शायद आज हो जाए. नहीं, आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट अबाउट एनीवन. अगर उनमें से भी जो भी स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, अगर आप उनके फॉलोअर हो, उनको सिर्फ बोलो यार आप बुक लिख दो, आपकी इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा एफर्ट लो एंड देन रीड दैट बुक. हाँ, कुछ सीखो, स्ट्रेटेजी सीखो, वो ज्यादा अच्छा है. वो उनके यूट्यूब वीडियो से मत सीखो, उनके कोई रीड बुक्स. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. You read books as much as you can. जितना आप पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा. That's great. It has been really wonderful आपसे आज बात करना और ये वंडरफुल स्ट्रैटेजी समझना. तो एक फाइनल वर्ड ऑफ विजडम, मतलब लोगों ने बस क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? साइकोलॉजी पे वर्क करो. You work a lot on your psychology. Read good books. Read non-trading books also. जैसे there are a couple of good books. Thinking in Bets. Little Bets. Thinking in Bets is written by a lady who is world poker champion. Okay. So poker and stock market is very similar. Okay, I don't play poker, but I read a lot about poker, and poker and stock market have a lot of similarities. Okay, तो एक पोकर माइंडसेट या पोकर फेस आपको मार्केट में हमेशा बनाना चाहिए. तो स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स, मोर एंड मोर साइकोलॉजिकल रिलेटेड बुक्स, एंड ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी रिलेटेड तो वो तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी मार्केट में, तो उसकी कमी नहीं है. साइकोलॉजी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्ट्रैटेजी. तो आज हमने ये जाना कि आशीष जी से कि स्ट्रैटेजीज कितनी इंपॉर्टेंट है या साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है मार्केट में. ही इज़ सो एजुकेटेड, इन्होंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस है इनका मार्केट के बारे में, एंड स्टिल ही इज़ सो हम्बल. इन्होंने आज हमारे साथ इतना एक इनका यूजफुल स्ट्रैटेजी जो पिछले 15 सालों से यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा वाला स्ट्रैटेजी. हाँ, सीरियसली आई हैव बीन इनटू मार्केट्स फ्रॉम सो लॉन्ग. मैंने ये स्ट्रैटेजी कहीं पे नहीं देखा है. इट इज़ हिज ओन स्ट्रैटेजी ही हैज़ कस्टमाइज दैट. तो आज हमें समझने मिला मार्केट को एक ईजी वे में, कैसे हम लोग समझे कि वो कौन से जोन में है, और उन्होंने इतने लूसिड मैनर में उनका आज टाइम निकाल के आज हमें ये एक्सप्लेन की, सारी चीज़ें बताई. ऑब्वियसली हम उनका और टाइम लेंगे इन फ्यूचर, उनसे और सारी चीज़ें समझेंगे. पर आई एम वेरी थैंकफुल फ्रॉम अपसर्ज. आशीष जी, आज आप यहाँ पे आए और हमें इतना सारा नॉलेज दिया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. और आप सबको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा स्क्रीनर का, कि आप ये स्टॉक्स को कैसे समझ सकते हो कि कौन से जोन में है. थैंक यू. थैंक यू सो मच आशीष. थैंक यू. थैंक यू अपसर्ज टीम. थैंक यू.